यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, जब देश आजाद हो रहा था तो उसी क्रम माउंटबेटन ने पहले ही कह दिया था कि भाई देश को स्वतंत्र बाद में किया जाएगा, पहले संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान का निर्माण किया जाएगा, तब आपके हाथ में हम सत्ता सौंपेंगे, सत्ता सौंपेंगे। अब देश का निर्माण कौन, संविधान का निर्माण कौन करेगा? तो भारतीय करेंगे। कौन? भारतीय करेंगे। यानी कि भारतीय लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, तब सत्ता सौंपी जाएगी। अच्छा, अब सवाल यहां पर जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग शामिल थे, वो सभी लोग संविधान निर्माण पर, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो लोग चयनित हुए, उन सभी लोगों ने विचार किया कि आखिर भारत का जो संविधान होगा वो किस तरीके का होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर जो भारत का संविधान होगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि जैसा संविधान होगा उसी तरीके से देश का निर्माण होगा, उसी तरीके से देश का निर्माण होगा और उसी तरीके से उस देश के नागरिकों का कल्याण होगा, नागरिकों का कल्याण होगा। पूरी बात किस पर टिकी हुई है? संविधान पर। जैसा भारत देश का संविधान का निर्माण होगा उसी तरीके से, जैसा संविधान का निर्माण होगा वैसे ही देश का कल्याण होगा, यानी कि यहां की जनता का कल्याण। अब यहां पर सवाल ये तो हम जानते हैं कि ठीक है, सबके जहन में एक ही सवाल होगा कि लोकतंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए। हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश की बात रही हो, कि लोकतांत्रिक देश की बात तो रही है, लेकिन यहां पर जनता को किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, ये जो देश की पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि किसी देश के संविधान निर्माण होने से पहले उस देश को एक राज्य घोषित करना जरूरी है। आप कहेंगे राज्य क्या? स्टेट? स्टेट नहीं, राज्य का मतलब होता है एक संप्रभु राष्ट्र। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र था? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी देश राज्य बनने के लिए उसके पास में 4 घटक होते हैं। एक जनता, जनता, दूसरा भूभाग यानी कि जनसंख्या पहला, दूसरा भूभाग, भूभाग, तीसरा सरकार, सरकार, और चौथा आप कहेंगे संप्रभुता, प्रभुता। अब आप सोच के देखिएगा 1947 में देश का विभाजन हो चुका है, चारों घटक देश के पास में मौजूद नहीं थे। 1947 के पहले तो देश के पास में जनता थी, जनसंख्या थी, भूभागता थी, सरकार भी थी, संप्रभुता नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1947 में देश का विभाजन होता है तो जनसंख्या है वो किधर? 2 भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, एक भारत और पाकिस्तान के नाम से। जो भूभाग है उसका भी विभाजन हुआ। सरकार 2 भागों यानी कि कई विचारधाराओं में विभाजित हो गई। सरकार है कौन? जो लीडरशिप कर रहा है। संप्रभुता है नहीं।
तो पहली सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो आप कहेंगे संविधान में जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ वैसे ही इस देश को राज्य बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी क्या थी चुनौती? राज्य बनाना। अब राज्य में कौन कौन से घटक मौजूद होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है संप्रभुता की, कि हम अपनी संप्रभुता कैसे स्थापित करें। कौन ऐसी चीजें होंगी जिससे कोई भी देश अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करे, कोई भी देश का नागरिक, तो वो कह सके कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। चलिएगा 1947 में मान लीजिएगा जो भूभाग है वो हमने डिवाइड कर लिया कि ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र यहां हमारा, इस क्षेत्र में जो जनता रह रही है वो भी हमारी। ठीक है, हम एक लीडरशिप भी लेके आएंगे, लेकिन संप्रभुता कैसे स्थापित करेंगे? चुनौती नंबर 1। चुनौती नंबर 2, यहां पर क्योंकि अगर हमारे जहन में कोई देश को लोकतांत्रिक राज्य बनाना है, तो लोकतांत्रिक राज्य में हमने आपको बताया कि संविधान की अहम भूमिका होती है, और संविधान की जब भूमिका होती है तब हमने आपको यह भी बताया कि देखिएगा कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा उसमें नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। नागरिकों के क्या होते हैं भाई? मेरे अधिकार भी होते हैं। अब नागरिकों के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि हमने केवल आपको मूल अधिकार दे दिए उदाहरण के तौर पर और आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, वो कौन प्रकार, किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, हमारे देश में किस तरीके की समानता होनी चाहिए, हमारे देश में न्याय कैसा होना चाहिए, किस प्रावधान पर न्याय दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता किस तरीके की होनी चाहिए, ये सारी चुनौतियां हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा है तो उसका जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर एक विचार किया जा रहा है कि हमारे भारतीय संविधान कैसा होगा। जैसा हमारा संविधान होगा वैसे ही हमारा देश होगा, वैसे ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था होगी, वैसे ही हमारे देश की राजनीति होगी, वैसे ही हमारे देश का समाज होगा, और वैसे ही हमारे देश के लोगों का कल्याण होगा। मेरी बात को समझ, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे कि पहली बात यहां पर यह निकल के आई कि जो सत्ता है, क्या जो सत्ता है, अगर देश स्वतंत्र हो रहा है 1947 में, ये सत्ता किसके पास में होगी? सत्ता का हकदार कौन है? कौन होगा? तो यहां पर एक बात निकल के आई कि ये जो सत्ता है, ये सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? भारत की जनता के हाथ में होना चाहिए। भारत की जनता के हाथ में होनी चाहिए। अब जब भारत की जनता के हाथ में ये सत्ता है तो हम कह सकते हैं भारत की जनता ही सरकार है। सरकार है, और जब भारत की जनता सरकार है तो यहां पर यह बात समझना होगा, क्योंकि जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों में जनता के हाथ में क्या होती है? सत्ता होती है। तो ये बात तो निकल के आ गई कि ये देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। और जब लोकतांत्रिक होगा तो एक बात और निकल के आ गई कि यहां पर लिखित संविधान भी होगा। क्या होगा? लिखित संविधान भी होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर ये देश लोकतांत्रिक है तो यहां पर लिखित संविधान भी होगा, और लिखित संविधान और लोकतांत्रिक है
तो बताइएगा क्या यहां पर संघात्मक ढांचा नहीं होगा? संघात्मक ढांचा जरूर मौजूद होगा, होगा या नहीं? और अगर संघात्मक ढांचा मौजूद है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, निष्पक्ष होगी, पक्ष होगी। यानी कि कुछ हद तक हमने चीजों को समझ लिया है, कुछ हद तक हमने चीजों को समझ लिया है कि क्या है, क्या है। इस बात को हमने समझा कि भारत का जो निर्माण है वो किस प्रकार का होगा, भारत का जो निर्माण है वो किस प्रकार का होगा। इन बातों को हमने समझ लिया है कुछ हद तक, ठीक। क्या क्या? नंबर 1, लोकतांत्रिक राज्य होगा, लिखित संविधान होगा तो संघात्मक होगा, और संघात्मक के साथ में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। लेकिन यहां पर फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है। हमने आपको क्या बताया कि संप्रभु राष्ट्र या संप्रभुता, संप्रभुता किसके पास मौजूद होगी? तो संप्रभुता तो एक राज्य के पास में मौजूद होगी। यानी कि हम देश कैसा संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं। अब जब संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं तो हमारे देश के पास में क्या होना चाहिए बताइएगा? हमारे देश को किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, यानी कि संपन्नता होनी चाहिए, संपन्नता, तभी तो संप्रभु राष्ट्र बनेगा। बताओ, अगर हम किसी पर आश्रित रहेंगे तो हम उसके गुलाम रहेंगे, गुलाम रहेंगे। अगर हम अपने आप को स्वतंत्र यानी कि संप्रभुता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? तो आपको संपन्नता चाहिए। ये संपन्नता आएगी कैसे? संपन्नता कैसे आएगी? अगर उदाहरण के तौर पर ये आपका घर है और आपसे कह दिया जाए कि ये घर भैया संपन्न होना चाहिए, तो ये घर संपन्न कैसे होगा? जब इस घर के जितने लोग हैं वो सभी लोग काम करेंगे, वो संपन्न होंगे तभी ये घर संपन्न होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। घर के लोग संपन्न होंगे तभी ये घर संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरी बात को समझ रही है? तो यानी कि इस देश के नागरिकों को, अगर नागरिकों के अंदर संपन्नता आ जाएगी तो फिर ये देश संपन्न हो जाएगा। सोच के देखो, ये एक लंबा विचार है। तब यहां पर फिर उसी अवधारणा की तरफ लौट के आते हैं और फिर एक बार विचार किया गया कि भाई जो संपन्नता है किसी भी देश में आती है तो वो किस आधार पे आती है? तो हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, नंबर 2 समानता होनी चाहिए, नंबर 3 न्याय होना चाहिए, नंबर 3 क्या? न्याय होना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी तभी क्या होगा? कोई देश संपन्न हो सकता है, संपन्न हो सकता है। क्या कहते हैं? रोजगार चीज अलग है, ठीक है, वो एक अलग पहलू है। हर एक, इतना बड़ा देश है, हर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, वो चीजें अलग हैं। और 1947 की बात है, 1947 में
1947 में वो दौर था जब हम एक उस कगार पे जी रहे थे कि हमको दो वक्त की रोटी खाने के लिए नसीब नहीं था, तो हम रोजगार की तो बात नहीं कर सकते थे। हम एक भारत का एक भविष्य देख रहे थे, एक सपना देख रहे थे, ठीक है, जहां आज हम खड़े हुए हैं और आने वाले समय में हम और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम सपना देख रहे थे उस समय, ठीक। तो इस बात को समझो। हाँ, अब यहां पर पहली चीज क्या है, हमने आपको बताया कि जो सत्ता है वो जनता के हाथ में होगी। तो पहला स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रखा कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं उन्हीं के हाथ में सारी शक्ति है। या अगर हम उस टाइम ये सब चीजें देखिएगा, सोशल मीडिया का ज्ञान और एक सिलेबस का ज्ञान, एक सोशल मीडिया पर क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई ज्ञान दे दिया जाता है, या ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब किसी एक देश पर स्टडी की जाती है तो वहां पर विभिन्न प्रकार के विचारकों का मत रहता है, ठीक है। वो एक क्षेत्र में नहीं विचार होता है। वो जैसे कि रूसो हो गए, जैसे कि कांट हो गए, जैसे कि आप देखेंगे कार्ल मार्क्स हो गए, और भी कई आपको देखने को मिलेंगे, गांधी हो गए, गांधी का भी विचार, ठीक है, बहुत सारे, नेहरू हो गए, नेहरू कैसे, एक आपको मार्क्सवादी भी नजर आएंगे, समाजवादी भी नजर आएंगे, आपको अम्बेडकर हो गए, इन सबका विचार है, ठीक है। एक लंबी विचारधाराओं की एक श्रृंखला से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो ये कोई एक लाइन में कह देने वाला स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, उस तरफ मत जाइएगा, क्या है क्या नहीं है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहने का तात्पर्य क्या है? हम भारत के लोग कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्ता है वो किसके पास में होगी? जनता के पास में, जनता के पास में। यानी कि जनता को हमने सारी शक्तियां और अधिकार दिए। क्या किया है? जनता को अधिकार एवं शक्तियां दे दी हैं, अधिकार एवं शक्तियां दे दी हैं। हम भारत के लोग का मतलब यही है। और जब अधिकार एवं शक्तियां जहां हैं वहां पर संप्रभुता स्थापित हो जाती है। यहां पर तभी तो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग का मतलब ये होता है कि संप्रभु, ठीक है, भारत की जनता संप्रभु है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य, यहां पर अक्सर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर बात को समझिएगा। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के साथ हम कह सकते हैं जनता के हाथ में शक्तियां हैं, शक्तियां एवं अधिकार दोनों हैं, ठीक है, शक्तियां एवं अधिकार दोनों हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहां भारत में एक राज्य का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि एक संप्रभु देश का निर्माण किया जा रहा है। संप्रभु देश का निर्माण भी किया जा रहा है, निर्माण भी किया जा रहा है।
ठीक है, तो आप देखेंगे कि कल की क्लास में हम आपको बता रहे थे कि जो शक्तियां होती हैं वो राज्य के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। शक्तियां कहां चली जाएंगी? राज्य के पास ट्रांसफर हो जाएंगी। यानी कि ये शक्ति है तो जनता की, लेकिन भारत देश में किसके पास में आ जाएंगी? तो आप कहेंगे सरकार के पास। सरकार के पास। वैसे वैसे तो आप कहेंगे कि जनता यहाँ की संप्रभु है, लेकिन संप्रभुता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता के पास क्या है? अधिकार। क्या है? अधिकार, जिनके माध्यम से जनता अपना कल्याण कर सकती है। जिनके माध्यम से क्या कर सकती है? जनता अपना कल्याण कर सकती है। यानी कि भारत का जो निर्माण किया जा रहा था उसमें पहला जो शक्ति है वो किसके पास, किसको सौंपी गई? तो हम कह सकते हैं जनता को सौंपी गई। किसको? जनता को सौंपी गई। तो इसलिए भारत की जो जनता है वो कैसी है? संप्रभु है। लेकिन लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस देश को एक संप्रभु राज्य या संप्रभु देश के रूप में घोषित किया जाना था। इसलिए जो शक्तियां हैं जनता की वो एक राज्य के पास चली गई, यानी कि देश के पास चली गई। यानी कि देश का मतलब है सरकार के पास चली गई। अब ये देश का निर्माण कैसे होगा? देश के निर्माण के लिए आपको हमने पहले ही अभी पीछे बता दिया। क्या बताया? नंबर एक, किसी भी एक बेहतर देश का निर्माण, संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करना है तो तीन चार चीजें तो याद ही हो गई होंगी। क्या? कि एक लोकतंत्र होना चाहिए, फिर इसके बाद में संघात्मक ढांचा होना चाहिए, संघात्मक ढांचा होना चाहिए। इसके बाद में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि संपन्न भी होना चाहिए। संपन्न, ये कुछ चीजें अभी आपको हमने बताया कि जब तक संपन्नता नहीं होगी तब तक कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं बन सकता है। आगे चले। यस, अब देखिएगा यहां पर पहला प्रावधान यह है कि भारत की जो शक्ति है वो किसको सौंपी जाए? तो जनता को सौंप दी गई। इसके बाद में अब बात है कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है। अब संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना होगा? कि यहां पर राज्य बनाने के लिए चार घटक होती हैं। नंबर एक सरकार, नंबर एक भूभाग, नंबर दो जनसंख्या, नंबर तीन सरकार, नंबर चार संप्रभुता। यही चार घटक होते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहां पर समझिएगा कि अब जब भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाना है तो उसी क्रम में दूसरा बिंदु बोला गया है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 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 लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। भारत का निर्माण कैसा किया जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो वो अपने आप में संपन्न होगा। ये बात समझ में आ रही है? बताओ। हैं? बताओ भाई।
ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? यस, देखिएगा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होगा तभी उसमें संपन्नता होगी, और जब संपन्नता होगी तो वो अपने आप में संपूर्ण प्रबुद्ध होगा। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यह है कि भारत किसी के ऊपर न आंतरिक न बाहरी किसी तरीके से डिपेंड नहीं होगा। ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक देश के नागरिक हैं, ठीक, वो कैसे होंगे? तो आप कहेंगे उनका चयन किया जाएगा, चयन किया जाएगा। चयन का माध्यम अलग होगा। जैसे कि आप अगर कार्यपालिका के लिए चयन किया जाएगा भारत देश के नागरिकों का, अगर मान लीजिए स्थायी कार्यपालिका का अगर आप हिस्सा हैं तो आप एक निश्चित वर्ष के लिए, जैसे कि जो आपको दिया गया है, जैसे कि मान लीजिएगा आपको 60 वर्ष के आयु के बाद में आप रिटायर हो सकते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन आपको कार्यपालिका का हिस्सा कैसे बनाया जाएगा? चयन के माध्यम, ठीक है। चाहे बड़ा से बड़ा पद हो, चाहे छोटा से छोटा पद हो, सबके लिए क्या होगा? एक चयन की प्रक्रिया होगी। चाहे अस्थायी कार्यपालिका, जैसे कि आप देखे होंगे प्रधानमंत्री हो गए और भी लोग हो गए, उनके लिए भी क्या किया गया है? चयन की प्रक्रिया है, ठीक है। ये चीज तो भारत देश के सभी नागरिकों का कैसा होगा? चयन होगा एक समय सीमा के बाद, एक समय सीमा के बाद, ठीक। तो चयन की प्रक्रिया होगी, ये होता है गणराज्य। तो तब भारत में क्या आएगी? संपन्नता आएगी। इसके बाद अब हमने देखा कि जनता के हाथ में शक्ति आ गई, और शक्ति के बाद में भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में निर्माण कर दिया गया। अब जनता के पास में क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि शक्तियां राज्य के पास चली गई, बचा क्या? जनता के पास में अधिकार। तो ये अधिकार कौन कौन से होने चाहिए? कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? ठीक। तो अधिकार नंबर 1 समानता, समानता। नंबर 2 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नंबर 3 न्याय, न्याय। अब आपको पता है कि समानता कैसी होती है? समानता कैसी होगी? तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता दी गई। कैसी? एक अवसर की और एक प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा की समानता दी गई है। अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? अवसर की समानता का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं पर मौका मिल रहा है, आपके पास में मौका है, तो आप उसमें भागीदारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको ऊंचाइयों को छूने का अधिकार है, आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं जो आपके मन में है। आपको अगर लग रहा है कि कल
हम देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो आप वोट दीजिएगा। बस जो उसमें आर्यताएं दी गई उनकी पूर्ति कर देना, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि देखिएगा कल हम हवाई जहाज उड़ाएंगे या आने वाले समय में हम हवाई जहाज उड़ाना चाहती हैं, ठीक है उड़ाइएगा। आपको उसका एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा कीजिएगा, फिर आपको मौका मिलेगा। यानी कि कंडीशन को फुलफिल करते जाइएगा, बाकी आप ऊंचाइयों को छूते रहिएगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये जब एक व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा तो वैसे ही तो देश ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, क्योंकि जब तक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जिएगा व्यक्ति तब तक वह अवसरवादी नहीं हो सकता है, तब तक उसके अंदर महत्वाकांक्षा वो नहीं होगी कुछ पाने की। बताइएगा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिएगा किसी आईएएस ऑफिसर के दफ्तर में आप गए और वो आपको हीन भावना से भगा दे कि जाए हटिएगा निकलिएगा, तो आपके अंदर वो एक जो ऐसा क्रिएटिविटी आपके अंदर जो उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं होगी, होगी कभी नहीं। आपके अंदर क्रिएटिविटी कब होगी? जब आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे होंगे, हर जगह आपको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पैर ही छुए आके, ठीक है, या आप ही किसी दूसरे के पैर छुए जाते। ऐसा नहीं है कि आप हाथ जोड़ के उसका सम्मान करें, नहीं, अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आपका अपमान नहीं होगा तो आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे और तब आपके अंदर अवसर पाने की एक क्रिएटिविटी होगी। तो इस प्रकार की समानता दी गई है, ये तो ऊंचाइयों में उठने के लिए। ठीक है, हमारा भारतीय अब देखिएगा, अब आई होगी। हेलो, अब आई है? हाँ, यस, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं तो ऊंचाइयों को उठने का जो आपको मौका दिया जा रहा है उसकी आपको समानता दी जा रही है। आपको किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग टीचर हैं, अगर किसी बच्चे के साथ में भेदभाव करने लगे तो क्या वो बच्चा स्कूल में पढ़ने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो गरिमापूर्ण जीवन जी ही नहीं पा रहा है। क्या वो अपना भविष्य में कोई जो सपना होगा वो साकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो समानता है वो हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है। इसीलिए ठीक, आगे चलते हैं।
अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हम कह तो देते हैं 5 प्रकार की है, लेकिन 5 प्रकार की किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो हम कहते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, यही है 5 प्रकार। आखिर इन्हीं 5 प्रकार की क्यों समान स्वतंत्रता दी गई? विचार क्या है कि विचार किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो सकता है, कोई भी विचार होगा, वह विचार किसी समाज के हित में हो सकता है, देश हित में हो सकता है, किसी बहुत सारी चीजें हैं उनके हित में हो सकता है। जब तक व्यक्ति अपने विचारों को नहीं रखेगा तब तक एक समाज सुधर नहीं सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि हम पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, या हम 6वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का क्या था? एक विचार ही तो था। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, विचार ही तो था। राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, विचार ही तो था। हम विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, विचार ही तो था। तो यानी कि आपको विचार रखने की स्वतंत्रता दी गई, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। किसी भी चीज को आप व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं। वो अभिव्यक्ति यानी कि स्वयं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, कैसे भी कर सकती हैं। उसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। आप लिख के दे सकती हैं, आप गा के कर सकती हैं, आप नाच के कर सकती हैं, आप आर्ट बना सकती हैं कला के माध्यम से। आप मौन रह के भी अपने आप को व्यक्त कर सकती हैं। मौन रह रही हैं, चुप बैठे हैं, अपने आप को व्यक्त किया। आप गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन एक सीमा में रह के गुस्सा, ठीक है, किसी को गाली गलौज नहीं, ठीक है। तो क्या है ये अभिव्यक्त करने का आपका स्वतंत्रता है। धर्म, आप सोच रहे होंगे कि धर्म की स्वतंत्रता क्यों दी गई? जो धर्म है वो व्यक्ति को कह सकते हैं हम कि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करवाता है। सभी धर्म, सभी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जितने भी धर्म हैं वो सभी क्या सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करवाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करवाने का मतलब यह है कि जो समाज में नकारात्मक चीजें चल रही हैं उनसे समाप्त करते हैं। ठीक,
धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपना कल्याण करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपना कल्याण करता है, क्योंकि धर्म उसको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करवाते। आपने देखा होगा कि आप अगर आईएएस या पीसीएस का सपना लिए हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई, हम सभी लोग जो किसी ना किसी धर्म को मान सकते हैं, एक बार ईश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं कि इस बार हो जाए, जबकि हमको पता है कि कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक आशा बांधे हुए हैं। किस पर? उस पर। और उसके अंदर से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है कि हां, अब की बार हम करके रहेंगे, हम संकल्प लेते हैं। तो यानी कि हम सकारात्मक की तरफ जाते हैं। कोई भी धर्म नकारात्मकता नहीं लेके जाता है, समाज को ग्रसित नहीं करता है। सभी धर्म सकारात्मकता लेके आते हैं, ठीक? हाँ, तो इसलिए धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक आप कल्याण हो कर ही नहीं सकते। विश्वास तो करना ही पड़ता है, चाहे किसी के प्रति करें, ठीक है। जब तक विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तो आप दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे कैसे? आपको लगेगा कि सारे व्यक्ति ठगी हैं, तो इसकी बात सुने, ठीक है। तो आपके अंदर जो चीजें उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं होगी, यानी कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए विश्वास करना ही पड़ता है। उपासना, उपासना का मतलब होता है पूजा। आप किसी को भी आप अपना पूजनी बना सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, अर्चना कर सकती हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। वो किसको मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है। लेकिन अगर ये चीजें रहती हैं तो इनसे व्यक्ति का क्या होता है? कल्याण होता है। यानी कि यहां से जो धर्म है वही विश्वास दिलाता है, वही उपासना की यानी कि पूजा की एक धारा देता है, ठीक है। तो व्यक्ति का इससे क्या होता है? सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने कल्याण की दिशा में बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसमें स्वतंत्रता ये 5 प्रकार की दी गई। बात क्लियर है यहां तक? जैसे कि आप देखेंगे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक हैं, वो कहती हैं कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो व्यक्ति का छीन लिया जाए तो व्यक्ति धर्म के बिना जी नहीं सकता है, मार्क्स कहता है, हाँ वही कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए धर्म की स्वतंत्रता है, यह हमारी अवधारणा नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। वो कहते हैं कि धर्म के बिना व्यक्ति के सामने अंधेरा छा जाता है, ठीक है। वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यानी कि वो अज्ञानी हो जाता है। हाँ, तो ये चीज न्याय, न्याय आपको पता है कि 3 प्रकार का दिया गया है। कितने? 3 प्रकार का, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। देखिएगा, अगर समानता दे दी जाए और न्याय न दिया जाए तब भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाएगा। जैसे कि कल हमने विभिन्न पहलुओं पर न्याय के संदर्भ में आपकी चर्चा की थी, जैसे कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है? समानता की। लेकिन वहीं अनुच्छेद 15(3)
15/4, 15/5 किसकी बात करता है? न्याय की। न्याय की तो बात करता है। कल की क्लास में हमने बताया था, जैसे कि आपको हमने आर्थिक न्याय की बात करें तो हमने बोला कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि संसाधनों तक सबकी बराबर की पहुंच होनी चाहिए, लेकिन भौतिक संसाधनों का उस तरीके से दुरुपयोग न किया जाए कि संसाधन समाप्ति हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे समाज में स्त्री और पुरुष एक ही कार्य को कर रही है। आर्टिकल 39 के अंतर्गत आर्थिक न्याय की बहुत अच्छी अवधारणा दी गई है। आप पढ़ेंगे तो आपको 39A, 39B, 39C ऐसे करके आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अब 39 को जब आप देखेंगे तो उसमें सारी चीजों की अवधारणा दी गई है। ये न्याय ही पर है। किस पर? आर्थिक न्याय पर। अब जैसे कि आर्थिक न्याय की बात करें तो हमारे समाज में क्या था? पहले का प्रचलन ये था कि भाई स्त्री जो है वो किसी कार्य को कर रही है, उसी कार्य को कर रही है, और अगर उसी कार्य को पुरुष कर रहा है तो पुरुष ज्यादा कार्य करेगा, स्त्री कम कार्य करेगी। पहली चीज ये एक साइकोलॉजी बन गई है। ठीक है, ये साइकोलॉजी बन गई है, हमारे समाज में विकसित थी। जैसे कि आप देखेंगे बॉर्डर वगैरह पे सीमा सुरक्षा जो बल लगाए जाते थे, बीएसएफ वगैरह हो गई, और भी जो अर्धसैनिक या जो आर्मी वगैरह थी, उनमें महिलाओं को नहीं दिया जाता था कि ये वहां पर क्या करेंगी। आज की अवधारणा वो टूटी है। कई जगह पे महिलाओं को सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाता था। तो यहां पर इसी प्रकार के समानता की बात तो की गई है भारतीय संविधान में कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है? उनके साथ में न्याय नहीं होता था। तो ये जो न्याय देने का काम किया, ये जो समानता के साथ में न्याय देने का काम किया, वो इसी प्रकार से दिया गया है कि आज आप देखेंगे कि जितने भी सैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी है वो किसके तहत में? न्याय के तहत में। आप देखेंगे स्त्री और पुरुष को बराबर वेतन दिया जाता है उसी कार्य के लिए, तो वो किस पर? न्याय के आधार पर। ठीक है, न्याय के आधार पर। ये नहीं कह सकती है कि नहीं उस कार्य को स्त्री ने किया है तो भाई उसको कम दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये न्याय। राजनीतिक न्याय कल हमने आपको बताया ही था कि राजनीतिक न्याय को यहां पर इस तरीके से समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति दूर सुदूर गांव में रह रहा है और उसको मान लीजिएगा 2 ही परिवार रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि देखिएगा लोकसभा के चुनाव है तो वहां पर उसको वोट मत डलवाइएगा, वो कहां दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ है, उसका क्या मतलब है। नहीं, वो अगर भारत देश का नागरिक है तो उसको वोट डालने का अधिकार है और उसके लिए पोलिंग बूथ चुनाव आयोग सारे प्रबंध करवाएगा। ये है राजनीतिक न्याय। वो सारी चीजें ठीक है कि चुनाव लड़ने का अधिकार, वन वोट वन वोट, लेकिन इसको इस तरीके समझिएगा, जब इस प्रकार के आप उदाहरण सामने प्रेजेंट करती हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, विषय पर आपकी बहुत अच्छी समझ है, आप समझ के साथ में हमारे सामने बैठे हुए हैं या उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को यहां तक आपने समझ लिया? बताओ। सभी को? किसी को कोई दिक्कत? नहीं? अच्छा, ठीक है। अब देखिएगा, जब भारत की जनता को भारत की जनता को
अधिकार मिल गए, देश संप्रभु राष्ट्र बन गया, संप्रभु राष्ट्र बन गया। अधिकार आपको पता है 3 प्रकार के, यानी कि देश के पास में शक्तियां हो गई, शक्तियां हो गई। तो अब इस देश का जो नागरिक है, नागरिक, इस देश के जो नागरिक हैं, उनको जो जीवन जीने का अधिकार है वो गर्मापूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गर्मापूर्ण। अगर गर्मापूर्ण नहीं है जीवन जीने का अधिकार, तो राष्ट्र की जो एकता है वो सुनिश्चित नहीं होगी, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित नहीं होगी, एकता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति को हमने अपमानित कर दिया, ना अपमानित कर दिया, अपमानता ही केवल गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, उसको घूमने फिरने की आजादी तो दी गई, रहने बसने की आजादी तो दी गई है। आपने देखा होगा आजकल की जो सोसाइटियां हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक सोसाइटी बनी हुई है नमी, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ठेला चलाने वाले, जो रेडी एडी लगाने वाले हैं, उनको इस सोसाइटी में मकान नहीं दिया जाए, गवर्नमेंट ऑफिसर ही यहां पर मकान लेंगे। मकान ले सकती है, बाकी जो गरीब तबका है वो नहीं मकान ले सकेगा, उसके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं। तो ये बताइएगा, आप स्वयं देखिएगा, ये आर्टिकल 19 का हनन है। आर्टिकल 19 का भी हनन है और आर्टिकल 21 का भी हनन है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ये भी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। अब वो व्यक्ति, मान लीजिएगा यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति ने जो गरीब है बेचारा, उसने अपना मकान ले लिया और बाकी लोग सारे अमीर हैं, और यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी उनके सामने प्रेजेंट कर दी गई जो इसको नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा? गर्मापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। आपने देखा होगा, कई ऐसी मूवी वगैरह देखी होंगी कि सरकार, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें दिखाया जाता है कि रेडी ठेली वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा आपने देखा है, कई मूवी ऐसी हैं, ठीक है। तो क्या रेडी ठेली बच्चों, जो लगाने वाले बच्चे हैं, वो क्या अशिक्षित हो जाएंगे? क्या उनको इस स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है? जाने का अधिकार है, जाने का अधिकार है। सरकार आर्टिकल आर्टिकल 21 का, इस बच्चे का हनन हो रहा है आर्टिकल 21 का, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 21A के तहत में आप देखेंगे कि निःशुल्क शिक्षा सहायता की बात की जाती है। अब आवाज आई? हेलो, अब आवाज आई?
हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो? या अच्छा, हाँ वो एक्चुअली में माइक 2 दिन से हमने चार्ज नहीं किए इसलिए। चलो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, वो अगर मान लीजिएगा कि उसके माता पिता, हाँ उसके माता पिता माइक को हमने चार्ज नहीं किया 2 दिन से, तो वो याद भूल जाते हैं, आज कर लेंगे रात में। उसके माता पिता तो जानते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे, बच्चा चला जाएगा और वो कहेगा कि देखिएगा आर्टिकल 21 हमको क्या कहता है, निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान की बात करता है, और यहां ये स्कूल वाला हमको मना कर रहा है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाए। ये एक केस राजस्थान का आ गया है, और कम से कम 5 से या 10 वर्ष हो गए होंगे तब ये केस हुआ था राजस्थान के एक स्कूल में, जहां पर इसी प्रकार का था मामला। तो यहां पर आर्टिकल 21, अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो वहां पर क्या उसका गर्मापूर्ण जीवन जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा है। उसके अंदर ये है कि यार ये तो बड़ों लोगों का स्कूल है, इसमें तो अपन शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये वो दुनिया की बातें हैं। उसके अंदर हमारे पापा तो गरीब हैं, हमको तो रिक्शा ही चलाना है, ऐसी चीजें रहेंगी उस बच्चे के अंदर है, वो चीजें नहीं कर पाएगा। और जब वो नहीं कर पाएगा तो राष्ट्र की एकता कैसे सुनिश्चित होगी? होगी नहीं होगी? आप देखिएगा कोई इस सोसाइटी में गरीब व्यक्ति रह रहा है और उसको रहने से वंचित कर दिया जाए, तब भी तो वो व्यक्ति यार ये कहेगा कि ये जितनी भी कॉलोनियां बनती हैं, जो सोसाइटियां बनती हैं, बड़े बड़े लोगों की हैं, हम लोग कहां रह पाएंगे? तब भी तो वो गर्मापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। उसका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। आपको समझ रही है? हैं? तो गर्मापूर्ण जब तक व्यक्ति जीवन नहीं जी पा रहा है तो राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो ही नहीं सकती है। कभी हो पाएगी तो पहले हमने सत्ता भारत के नागरिकों को सौंपी, फिर एक देश का निर्माण किया, फिर इस देश के नागरिकों को अधिकार दिए। अधिकार के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा कि भारत के नागरिकों को गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दें। कैसा अधिकार दें? गर्मापूर्ण। गर्मापूर्ण का तात्पर्य क्या होता है? ये नहीं होता है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आपकी जहां तक पहुंच नहीं है, आपके साथ में न्याय होना चाहिए। न्याय के साथ गर्मापूर्ण के जीवन जीने का अधिकार है, समानता के साथ नहीं। यहां पर जो स्वतंत्रता है उसके साथ में न्याय की बात की गई है। इस बात को समझो, समानता के साथ में अलग तरीके की न्याय की बात की गई है। जो आर्टिकल 15(3) देता है, आर्टिकल 16(4) देता है, वो समानता के साथ में है। यहां स्वतंत्रता के साथ में न्याय किस तरीके का होगा, तभी व्यक्ति कर्मापूर्ण जीवन जी पाएगा, तभी राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होगी। ऐसे देश का हम निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे भारत देश का। बात समझ में आई? ये था उद्देश्य। क्लियर है? बताओ। तो देखो, अब की बार में
जो हम पढ़ाने आ रहे हैं वो एकदम अलग हट के पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बार जो पॉलिटी पढ़ाएंगे एकदम अलग हट के पढ़ाएंगे। हमने सोचा ही है कि इस बार आपको वो लेवल दे देंगे जो आपने कभी नहीं लिया होगा। ठीक है, जो कभी नहीं लिया होगा, और चाहे कितना बड़ा, हम अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि अभी ज्ञान की कमी है, अभी और ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो तो एक मानव की प्रवृत्ति है कि लगातार निरंतर अध्ययन करना ही पड़ता है। लेकिन जो मैंने अपने सोर्स के आधार पर मैंने जो भी अध्ययन प्राप्त किया हुआ है, और मैंने एक मास्टर के लिए जो पढ़ा था, वही सारी चीजें आपको रख देंगे, और इससे ज्यादा फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। इस विषय पर थोड़ा विचार कीजिएगा। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।